नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर रायपुर से। अधिकारियों पर नाराज हैं डीजीपी डीएम अवस्थी। ट्रांसफर आदेश पर अमल नहीं करने से नाराज हो गए डीजीपी। और उन्होंने कहा कि पुलिस में अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है। ज्वाइनिंग नहीं देने वालों को निलंबित किया जाएगा और मैं व्यक्तिगत रूप से रिव्यू करूंगा, ये कहना है डीजीपी डीएम अवस्थी का। तो डीजीपी डीएम अवस्थी अधिकारियों से नाराज हैं। दरअसल ट्रांसफर आदेश पर अमल नहीं करने से नाराज हैं डीजीपी डीएम अवस्थी। उनका कहना है कि पुलिस में अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है। ज्वाइनिंग नहीं देने वालों को निलंबित किया जाएगा और मैं व्यक्तिगत रूप से इसका रिव्यू करूंगा। तो डीजीपी डीएम अवस्थी बेहद सख्त हैं इस मामले में और वो कह रहे हैं कि वो खुद व्यक्तिगत तौर पर इसका रिव्यू करेंगे। ज्वाइनिंग नहीं देने वालों को निलंबित किया जाएगा। अनुशासनहीनता पुलिस में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उधर कृषि विधेयक को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो भी खेती किसानी कर चुके हैं और जानते हैं कि ये विधेयक किसान विरोधी है। किसानों को कॉरपोरेट और निजी कंपनियों का गुलाम बनाने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया जा रहा है किसानों के विषय में, किसानी के विषय में, मैं मानकर चलता हूं और सभी मानकर चल रहे हैं कि अध्यादेश किसान विरोधी है और इससे किसानों का किसी भी प्रकार से हित नहीं होगा। पूरी तौर पर किसान इससे प्रभावित होंगे और बर्बाद हो जाएंगे। मैं स्वयं किसानी किया हूं, किसान परिवार से हूं और हल चलाने से लेकर पूरा किसानी मैंने किया है और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये अध्यादेश से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। वहीं कृषि विधेयक को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस का कहना है कि इस विधेयक का सदन से लेकर सड़क तक इस तरह विरोध हो रहा है। पार्टी का आरोप है कि कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए विधेयक लाया गया है। उधर बीजेपी इस बिल का बचाव कर रही है। पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में किसानों की आय दोगुनी की है। इस बिल के बाद किसान खुद अपनी उपज के दाम तय कर सकेगा। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयक का देश में चौतरफा विरोध हो रहा है। सड़क पे विरोध हो रहा है, सदन के अंदर विरोध हो रहा है, किसान आंदोलित हैं, राज्यसभा में विधेयक की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं। उसके बावजूद भी मोदी सरकार इस विधेयक को लाने की हठधर्मिता पे क्यों अड़ा हुआ है? इस विधेयक को कानून बनने के बाद में इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में खेती, किसानी और किसानों की हालत बद से बदतर हो जाएगी। स्वामीनाथन कमेटी की जिस रिपोर्ट की बात हमेशा की जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर किसानों की एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाई गई इन 5-6 वर्षों में। विपक्ष उसका अध्ययन करे और जिस प्रकार से किसानों को बरगलाया जा रहा है कि उनका समर्थन मूल्य छीन लिया जाएगा, उस विधेयक को यदि ठीक से पढ़ें, उसकी बारीकियों को अध्ययन करें तो आज़ादी के बाद से लगातार जो किसान अपने फसल का मूल्य नहीं ले पाता था, ये आम चर्चा का विषय हुआ करता था। अनेक निबंध उस पर लिखे जाते थे, लेख लिखे जाते थे, लेकिन पहली बार आज़ादी के बाद मोदी जी की सरकार ने उस किसान को स्वायत्तता प्रदान की, स्वतंत्रता प्रदान की कि वो अपने मूल्य, अपनी उपज का मूल्य स्वयं निर्धारित करे। रायपुर में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कल यानी 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर तक एक सप्ताह तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान इस बार
ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। इस बार सब्जियों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। दूध के लिए सुबह शाम 1.5 घंटे की छूट रहेगी। इसके अलावा सिर्फ एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। वहीं अंबिकापुर में भी 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन लगने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश में कुल पीड़ितों की संख्या करीब 84,000 पार पहुंच गई है और सबसे ज्यादा बुरे हालात राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और मुंगेली जैसे शहरों में है, जिसे देखते हुए कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बात करें दुर्ग की तो यहां आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 पहुंच गई है। मुंगेली जिले में 17 सितंबर से ही लॉकडाउन लगा हुआ है, जो 23 सितंबर तक चलेगा। बालोद जिले में भी 22 से 20 सितंबर तक लॉकडाउन लगने जा रहा है। वहीं जशपुर में के 5 नगर पंचायत क्षेत्र, जिसमें बगीचा, कुनकुरी और कोतवा में लॉकडाउन जारी है। उधर धमतरी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब 10 दिनों का लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। यह लॉकडाउन सिर्फ नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए होगा। पंचायत क्षेत्र में किसी तरह की बंदिश नहीं रहेगी। धमतरी के आम नागरिकों की मांग को देखते हुए कलेक्टर ने 22 सितंबर से 10 दिनों तक सभी नगरीय निकायों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस तालाबंदी के दौरान भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, जिसके तहत पेट्रोल, गैस, दूध और मेडिकल की सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा सभी दुकान और व्यापार बंद रहेंगे। आपको बता दें कि धमतरी जिले में अब तक 1497 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 837 मरीजों का इलाज जारी है और 639 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। धमतरी के समस्त व्यापारी संघ के लोग, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी परिवार से आता हूं, मेरे पास आए थे कार्यालय में। इन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इन लोगों की मांग थी समस्त व्यापारियों की कि क्यों ना लॉकडाउन किया जाए 10 दिनों के लिए। इसी संबंध में मैं समस्त व्यापारियों के साथ आज कलेक्टर साहब से मिलने आया था और उनको अपनी सब बात नेतृत्व में धमतरी जिले के व्यापारी संगठन के लोग यहाँ पर आए और उनके द्वारा जो है लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन घोषित करने के संबंध में उनके द्वारा जो है मांग किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है, परंतु चूँकि निगम क्षेत्र में बहुत सारे वार्डों में पॉजिटिव केस पाए गए हैं, इस कारण से हमको उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ा। उधर राजधानी रायपुर में कल रात 9 बजे से 7 दिनों का लॉकडाउन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय लाउड स्पीकर लेकर खुद सड़कों पर निकल गए। मुख्य बाजार और सड़कों पर घूमते हुए विकास उपाध्याय लोगों को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, साथ ही घरों में रहकर कोरोना संक्रमण से बचने की समझाइश भी दे रहे हैं। उधर तमाम दिक्कतों के बाद भी लॉकडाउन का निर्णय इसलिए लिया जा रहा है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं लॉकडाउन के पहले राजधानी रायपुर में लोगों ने बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सावधानियों की जमकर धज्जियां उड़ाई। रायपुर जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है ताकि संक्रमण जो है उसकी चेन रोकी जा सके, लेकिन देखा गया है कि लॉकडाउन के जो 2 दिन पहले जिस तरीके से भीड़ बाजारों में उमड़ती है या लॉकडाउन की घोषणा के बाद से जिस तरीके से भीड़ बाजार में उमड़ती है, वो अपने आप में एक बड़े खतरे की ओर संकेत करती है। संक्रमण को वो बढ़ाने वाला
जो खतरा है वो साफ तौर पे दिखाई देता है। कल रात को 9 बजे से पूरे रायपुर जिले में जो है वो लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। पूरे रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो उसके पहले आप देख सकते हैं कि बाजारों में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, कोई बात नहीं, लोग अपने चूंकि 21 तारीख की 9 बजे की रात से लेकर 28 तारीख तक के ये पूरा लॉकडाउन होने वाला है। अमूमन हर रविवार को लॉकडाउन किया जाता है राजधानी रायपुर में, लेकिन इस बार इस लॉकडाउन में छूट दी गई क्योंकि 21 तारीख की रात से जो 7 दिनों का जो लॉकडाउन लगा, 28 तारीख तक जो लॉकडाउन लगने वाला है उसके चलते। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो इस तरीके से लोग भीड़ में उमड़े, बाजारों में जिस तरीके से लोगों की भीड़ दिखाई दी, ये कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की ओर जो है वो इंगित करता है। लोगों को समझना चाहिए कि अपनी जरूरत की चीजें खरीदना जरूरी है, दुकानों में जाना जरूरी है कि सामान जमा, अगर जरूरत का सामान रखना है, लेकिन इस दौरान ये भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे दुकानदार हो चाहे ग्राहक, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, प्रॉपर मास्क लगाए और जो सैनिटाइजर है उसका उपयोग करे। उसके साथ ही प्रशासन की जो टीम है उसको भी सख्ती बरतनी चाहिए। समय जरूर लगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि ये जरा सी लापरवाही आपके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि राजधानी रायपुर में मौतों के आंकड़े भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। उधर लॉकडाउन के पहले राजधानी रायपुर में सब्जी बाजार में अफरा तफरी मच गई। 12 बजे तक लगने वाले सब्जी बाजार में सुबह 10 बजे ही सब्जियां खत्म हो गईं। वहीं लॉकडाउन के पहले सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आए। रात 9 बजे से 28 सितंबर तक के लॉकडाउन है। पूरा रायपुर जो जिला जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस घोषणा के साथ ही अगर हम बात करें तो सब्जी मार्केट में एक बुरी तरीके से कहें कि सब्जियों के जो दाम है वो बढ़ गए हैं। टमाटर 80-80 रुपए किलो तक पहुंच गया है, कहीं पर 60 रुपए तक है, और कहीं भटा जो है जो कल सुबह तक के 30 रुपए तक के बिक रहा था वो 80 रुपए किलो 60 रुपए तक पहुंच चुका है। आलू 50 रुपया किलो और प्याज है 35 रुपया किलो, 40 रुपया किलो। अच्छा प्याज है। सब्जी जल्दी खत्म हो गई, जल्दी सब्जी नहीं आया आज, संडे सब्जी कम आती, ओकर कारण सब महंगा लगा दे सब्जी में। हाँ, खत्म हो गई। ग्राहक जो उनसे बात करते हैं मार्केट में आज पूरा सवेरे से अब पूरा नहीं है, ज्यादा पूरा खाली हो गया है और इतना महंगाई है कि आदमी बहुत जनता पूरा परेशान है। आज महंगा हो सब चीज। आलू 35 रुपया किलो देती थी, आलू आज 50 रुपया किलो कर दे। प्याज 35 देवत रही तो चिल्हा लेबे तो 40 रुपया किलो दे। बाजार है यही नहीं बल्कि राजधानी रायपुर के भी और जो बाजार है 12 बजे तक खुले रहते थे, और वो सब्जियां जो है कल सुबह तक के जो जिस रेट में बिक रही थी उससे दोगुने तिगुने रेट में जो है वो सब्जियां बिक रही हैं। बाजार पूरा खाली हो चुका है। इस टाइम तक बाजार भरा हुआ रहता था ना? इस टाइम तो भरा रहता था, लेकिन लॉकडाउन जैसे लगने वाला है ना, उसके कारण लोगों में और ज्यादा गति दिख रहा है। हफ्ते दिन का पूरा साग सब्जी एक साथ में इकट्ठा कर लें। महंगी हो गई सब्जियां? हाँ, कुछ सब्जियों का रेट महंगा हो गया है, और आलू प्याज तो ऐसा है कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का आ रहा है। शहर में जगह जगह जो बाजार लगते हैं वहाँ पर इसी तरह के हालात हैं। कई जो बाजार हैं वहाँ पर सुबह 9 बजे ही सब्जियां जो है वो खत्म हो गई थी, और कई बार ऐसा होता था कि यहीं के जो सब्जी विक्रेता हैं वो लोगों को 12 बजे के बाद में बुलाकर औने पौने दाम में सब्जियां बेच देते थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि सब्जियां ही नहीं बची हैं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आज विद्या मितानों ने भूख हड़ताल की। उनका कहना है कि जब भूपेश बघेल पीसीसी अध्यक्ष थे तब उन्होंने सरकार आने पर 10 दिनों में नियमित कर देने का भरोसा दिया था, वहीं अब भूखों मरने की स्थिति हो गई है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हड़तालों का दौर चल पड़ा है। आज फिर राजधानी रायपुर में विद्या मितानों ने धरना दिया है और कल भूख हड़ताल इन्होंने शुरू की है, और इनकी मांग है कि इन्हें नियमित की जाए। जो विद्या मितान उनसे बात करते हैं किस तरह की मांगों को लेकर आप लोग स्ट्राइक पे हैं। हम लोग सरकार से सीधा सीधा विनती कर रहे थे। अब हमारा एक जिद आ गया है कि हमें नियमितीकरण कीजिए। घोषणा पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षक पे ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, हमको केवल नियमितीकरण चाहिए, ओनली फॉर नियमितीकरण। कांग्रेस सरकार जो है हम लोग के साथ जो है वादा खिलाफी कर रही है। कांग्रेस सरकार हम लोग के साथ वादा खिलाफी कर रही है। वो हम लोगों को वादा ये की थी कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी हम
तुरंत 10 दिनों के अंदर में नियमित कर देंगे, लेकिन हम लोगों का आज 20 महीना बीत के हम लोग ऐसे ही मर रहे हैं। हम लोग के पास दवाई वगैरह लेने के लिए कोई पैसा नहीं है, न खाने के लिए किसी के पास पैसा है। बच्चे लोग सब तड़प रहे हैं मैम हम लोगों का। ये राज्यपाल का लेटर है, इन्होंने बोला कि इनके हितों का संरक्षण के अनुसार इनका आदेश इनको जल्द से जल्द नियमित करें, फिर भी नियमितकरण नहीं हो रहा है मेरा। उसके बाद आप देखिए मैडम, ये हमारे टी.एस. सिंहदेव बाबा ने अपना अनुशंसा पत्र जारी किया है कि हम आपका नियमितकरण कर देंगे। एक और दिखा रहा हूँ आपको लेटर, ये हमारे शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम जी ये हमको लिखित में देते हैं 3/2/2019 को कि आपको शिक्षा कर्मी वर्ग 1 में मर्ज कर देंगे, लेकिन वो आदेश कहाँ गया? ये जाके अपने संसद विधानसभा भवन में बोलते हैं हम इनके नियमितीकरण की बात ही नहीं करते। ये लेटर उनका है। अब बताइए मैडम हम क्या करें? हम शिक्षक हैं, 5 महीने से बेरोजगार हैं और कोरोना काल में घर में भी मर रहे हैं, यहाँ भी मरेंगे। पार्टियां जब विपक्ष में होती है तो वादा कर देती है, घोषणा पत्र में अपने वादे कर देती है। वो खुद भी जानती है कि व्यवहारिक तौर पर 10 दिनों के भीतर का जिस तरह से वादा किया गया था, कांग्रेस खुद समझती थी कि 10 दिनों के भीतर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी यूं ही वादा कर देते हैं। और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर जो है विद्यामितान बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इसका और जो आक्रोश है वो और दिखाई दे सकता है। देखना यह है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से कदम उठाती है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान के आंदोलन का बीजेपी ने समर्थन किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के वादा खिलाफियों के कारण आज कोरोना काल में भी लोग आंदोलन करने को मजबूर हैं। सरकार गठन के 20 महीने बाद भी घोषणा पत्र की बातें पूरी नहीं हुई हैं। कांग्रेस के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उनका नियमितीकरण किया जाएगा और साथ ही जो लोग नौकरी से वंचित कर दिए गए थे उनको पुनः लिया जाएगा। लेकिन सारी भर्ती प्रक्रिया और सब होने के बाद में लगभग 20 महीने का कार्यकाल इनका खत्म हो गया और खत्म होने के बाद में अब धैर्य की बांध टूटती जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि कई ऐसे संघ हैं जो धरना पर लगातार आ रहे हैं। उधर मुंगेली जिले में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। इन हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की केवल एक सूत्रीय मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए। एनएचएम में कार्यरत इन संविदा अधिकारी कर्मचारियों ने कई बार अपने नियमितीकरण की मांग मंत्री मुख्यमंत्री से की है, लेकिन आज तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई, जबकि ये लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। मुंगेली स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग पदों पर 212 संविदा कर्मी कार्यरत हैं। एनएचएम के तहत कार्यरत इन संविदा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य विभाग के कई अभियान प्रभावित हो रहे हैं। संविदा कर्मचारी संघ के हैं, एनएचएम से संबंधित हैं, एनएचएम में कार्य करते हैं। लगभग हम लोग 250 कर्मचारी अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं मुंगेली जिला में। अपना सिर्फ एक ही मांग है नियमित। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। और ब्रेक के बाद खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर में कोरोना का सबसे ज्यादा असर आम लोगों के साथ रेलवे पर पड़ा है। रेलवे को सबसे ज्यादा आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे रेलवे को उबारने के लिए रेलवे बीडीयू का गठन किया गया है। कोरोना संकट के बीच कम समय में ही बीडीयू के माध्यम से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 60 करोड़ रुपए से भी अधिक का रिकॉर्ड अतिरिक्त आय अर्जित किया है। दरअसल कोरोना के कारण बीते 6 महीने से यात्री ट्रेनें प्रभावित हैं, जिसका असर रेलवे पर आर्थिक रूप से पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे को आर्थिक संकट से उबारने के लिए गठित रेलवे की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट लगातार काम कर रही है। फैक्ट्री मालिकों, कंपनियों, छोटे व्यापारियों और वाणिज्यिक संगठनों से संपर्क कर उन्हें रेलवे द्वारा दी जा रही रियायतों की जानकारी दी जा रही है और माल परिवहन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसकी बदौलत कोरोना संकट के बीच एसईसीआर से ही बीडीयू के माध्यम से 60 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आमदनी हुई है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार हम लोगों ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों मंडलों और मुख्यालय में बीडीयू बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया है, जो कि हमारे रेलवे में
बिजनेस से संबंधित सारी चीज़ों को देखेगी। इसका मूल उद्देश्य ये है कि कैसे हम अपने माल ढुलाई या पार्सल ढुलाई उसमें बढ़ोतरी करें। ये तीनों मंडलों में बनाया गया है, मुख्यालय में बनाया गया है। वहीं कोरबा नगर पालिका निगम में वर्ष 2014 से लेकर अब तक 18 कर्मचारियों का निधन हो चुका है। उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। निगम आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षित वर्ग का पद रिक्त नहीं होना बताकर नियुक्ति नहीं दी गई है। दूसरी तरफ सभी को पात्र बताया गया है, लेकिन एक आवेदक की उम्र 40 वर्ष बताई गई है। अगर नियुक्ति नहीं मिली तो उनकी भी उम्र बढ़ जाएगी। निगम के MIC मेंबर फूलचंद सोनवानी ने इस संबंध में मामला उठाते हुए कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति जल्द देने की मांग की। निगम में एक तरफ कर्मचारियों की संख्या कम बताई जाती है, दूसरी तरफ अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन लंबित हैं। मैंने नगर पालिक निगम में जो हमारे दिवंगत कर्मचारी हैं उनके परिवार के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में मैंने माननीय राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी को एड्रेस किया है और उसके साथ ही साथ MIC की बैठक में हमारे नगर पालिक निगम के आयुक्त महोदय और महापौर जी को उनके संज्ञान में लाया हूँ मैं। अनुकंपा नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति 2014 से लंबित है और हम लोग चक्कर लगा लगा के पूरा थक चुके हैं। हम लोग जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि रोस्टर के अनुसार पोस्ट खाली नहीं है, जबकि हर साल कितने न कितने नगर निगम अधिकारी कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो पोस्ट कहीं न कहीं खाली तो हो ही रहा है। अगर वो चाहें तो तुरंत हमको एडजस्ट कर सकते हैं। और जबकि अनुकंपा नियुक्ति के नगर निगम जो बुक है उसमें प्रावधान है कि जो तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं उनको तत्काल नौकरी दिया जा सकता है यहीं कोरबा से ही, लेकिन फिर भी हम लोग को घुमाया जा रहा है। अभी कई लोगों को तो कुछ पैसा भी नहीं मिल पाया और इस कोरोना काल में हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हम लोग जो रोजी मंजूरी काम कर रहे थे वो भी पूरा बंद हो चुका है। हमारी स्थिति बद से बदतर। मामूली से पेट दर्द के इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल गए गोल्डी की दूसरे ही दिन संदिग्ध मौत हो गई, जिसको लेकर उसके बेबस पिता ने न्याय की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में 2019 में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर मृतक के पिता ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसके बाद हाईकोर्ट ने बिलासपुर IG, SP और कोतवाली थाना प्रभारी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मेरे को हक था कि मैं अपने बेटे की मृत्यु का कारण जान सकूं, तो मैंने हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि भाई उसमें क्या पता लगा। मेरे को हक है कि भाई कैसे डॉक्टरों की गलती के कारण कैसे मौत हो गई मेरे बेटे की। तो 2 सितंबर 2019 के 9 सितंबर के हाई कोर्ट से गृह सचिव, IG सर बिलासपुर, SP सर और TICD कोतवाली को निर्देश दिया गया कि पूरी जांच की जाए और रिपोर्ट दें यहाँ पे हाई कोर्ट में। तो अभी तक 1 साल हो गया है तो कोई जांच आगे नहीं बढ़ी है। तो अभी कल माननीय उच्च न्यायालय जी ने IG सर, SP सर और TI सर को अवमानना की नोटिस दी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सुकमा में बीजेपी द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज सेवा सप्ताह के अंतिम दिन में बीजेपी ने बस स्टैंड पर सफाई अभियान चलाया और भी कई आयोजन किए। वहीं सेवा सप्ताह के दौरान जिले के अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। बच्चों को किताबें और जरूरतमंदों को राशन वितरण किया गया था। आज सुबह जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान शुरू किया। हाथों में झाड़ू लेकर बस स्टैंड की सफाई की। रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में एक युवक से 87,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। प्रेमनगर में रहने वाला युवक जे पापाराव ने अपना मोबाइल फोन पे से 50 रुपए का रिचार्ज किया, लेकिन रिचार्ज नहीं होने पर उसने कस्टमर केयर में कॉल किया। गूगल से सर्च किए गए नंबर से पापाराव को झांसे में लेकर OTP नंबर मांगा गया और उसके खाते से 87,000 रुपए पार कर दिए गए। पापाराव ने इसकी शिकायत पंडरी थाने में दर्ज कराई है। वहीं राजधानी रायपुर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुढ़ियारी
थाना क्षेत्र में एक युवक से भी 41,000 रुपए की ठगी हुई है। गुढ़ियारी के श्रीनगर में रहने वाले शशि कुमार सिंह ने पेटीएम के माध्यम से रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन गलत नंबर पर चले गए। गूगल में पेटीएम के कस्टमर केयर का नंबर लगाने पर अज्ञात मोबाइल धारक ने शशि कुमार को झांसे में लेकर 2 बार में उनके खाते से 41,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत गुढ़ियारी थाने में की है। वहीं सुकमा में नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से विस्फोटक के साथ 25,000 रुपए नगद बरामद किए। आरोपी युवक की पहचान सोढ़ी भूपेंद्र उर्फ बोधरा बताई जा रही है, जो पहले भी नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई कर चुका है। डीआरजी के जवान और जिला पुलिस की संयुक्त टीम दोरनापाल थाना क्षेत्र में तोंगुगुड़ा की तरफ सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी। तभी एक अज्ञात शख्स बाइक पर कुछ लेकर जा रहा था, जिसे जवानों ने रोककर पूछताछ की, जिसके बाद उसके पास से विस्फोटक थैले में रखा बरामद हुआ। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में मरीजों का तनाव बढ़ता जा रहा है, जिनका तनाव दूर करने के लिए बालोद जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बालोद जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की शुरुआत की है। कोरोना मरीजों के मानसिक तनाव को दूर करने और मनोरंजन के लिए जिला प्रशासन ने ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया है। पाकुरभाट गांव में बने इस कोविड आइसोलेशन सेंटर में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन चल रहा है। यहां कलाकारों ने मधुर संगीत से शमा बांध दिया। कलेक्टर ने कोरोना मरीजों का हौसला बना रहे, इस मकसद से इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर भी कोविड सेंटर पर मौजूद रहे। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।